नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों, हाई स्कूल के विद्यार्थियों, साइंस से रिलेटेड टॉपिक है आपका। जो चैप्टर नंबर सेकंड है, लेसन नंबर सेकंड, आपका अध्याय 2, वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको जो है जानेंगे बारी बारी से। देखिए, समझते हैं कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा, यानी हम पिछली कक्षा में जब हम पढ़े थे, यानी 9वीं क्लास में जब हम पढ़े थे, तो हमने अध्ययन किया था कि स्वाद यानी भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल, क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यानी कि जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेता है, तो क्या होता है, हल्की हल्की सी खट्टी खट्टी डकार आती हैं विद्यार्थियों। वो जो डकार आती हैं, उस समय हमको क्या करना होता है, इसी चीज़ के बारे में जो है हम जानेंगे अब। ठीक है। तो नींबू पानी, क्या? नींबू पानी यानी कि नींबू का पानी, सिरका। ठीक है। सिरका और बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में जो है जानेंगे। तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? ठीक है। यानी किस कंडीशन का हमें जो है फॉलो करना है, उसका जो है समझेंगे हम। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या है, समाप्त कर देते हैं। यानी अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यानी एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट हैं, शत्रु हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। अब याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर यानी कि पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल जो होते हैं ना विद्यार्थियों, अम्ल क्या होते हैं कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, एवं ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है। नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसी प्रकार हल्दी, कपड़े पर लगी सब्जी क्या है, इसी प्रकार क्या है, हल्दी भी एक जो है ऐसा ही एक सूचक है, टर्मरिक है। ठीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर यानी सफ़ेद कपड़े पर, यानी कि बुरशट ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए, कमीज ले लीजिए आप। ठीक है। फिर क्या सब्जी के दाग लग जाएं, ठीक है, या फिर हल्दी के दाग लग जाएं, पर क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचने का कोशिश किया है? अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन का भी उपयोग जो है कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं, नीचे ये जो रेड कलर में नोट दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करेंगे कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचिन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है, ना ही क्षारकीय होता है। यानी साथियों, जो लिटमस जो विलियन होता है लिटमस का, वो ना तो खट्टाई होता है, ना ही कड़वा होता है, ना तो अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है। ठीक है। तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? तब ये वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी जो है कहते हैं हम। ठीक है। अब देखिए, इधर प्रश्न दिए हुए हैं कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में जो है अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है।
यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र पेपर दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों को कैसे जो है पहचान करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो लिटमस पेपर जो अम्ल होता है वो नीली लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे। और जो क्षारक होगा वो क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे नीला लिटमस पेपर ले लीजिए और उसमें खट्टी चीज़ अगर आप नींबू खट्टी चीज़ निचोड़ो, जैसे कुछ भी निचोड़ लो, संतरे का रस निचोड़ लो उस पर, ठीक है, तो क्या होगा, नीले का लाल हो जाएगा। और जब लाल लिटमस पेपर का आप जो है प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो लाल लिटमस पेपर पे जैसे नींबू आप जो है निचोड़ोगे हल्का सा, तो वो क्या है, कड़वा होता है, वो लाल को क्या है, नीले में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे पहचान हम कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इधर समझते हैं कि अम्ल एवं क्षारक को के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं इनको समझते हैं थोड़ा सा। कि देखिए प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, देखिए क्रियाकलाप है, एक्टिविटी 2.1 है, यानी चैप्टर नंबर 2 की आपकी पहली एक्टिविटी यही है। जैसे कहीं भी आप लैब में, ये देखो जितनी भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी बुक्स में दी गई हैं फ्रेंड्स, ये सारी क्या है, लैब के थ्रू होती हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी क्या है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन जैसे मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझा पा रहा हूँ, लेकिन 100% अगर सीखनी है तो ये विदाउट लैब के जो है अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन हम फिर भी समझने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए क्रियाकलाप 2.1 में क्या दिया हुआ है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में इन द लेबोरेटरी ऑफ साइंस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेतांक HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, ये दो केमिकल से मिलकर बना होता है यौगिक, एक हाइड्रो और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H++Cl-। और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और एसिटिक अम्ल होता है आपका CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस होता है। एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH। के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है, ये नमूने एकत्र करने, नमूने का मतलब क्या होता है, नमूने का मतलब होता है आप हल्के हल्के जो है थोड़े थोड़े से जो केमिकल्स इनका जो इकट्ठा कर लीजिए, एक सीमित मात्रा में, जैसे 1-1 ग्राम मात्रा ले लो या 2-2 ग्राम मात्रा ले लो, कम ही लेना सही रहता है। ठीक है, ताकि कोई हानि ना हो हमें। ठीक है, और कभी भी प्रैक्टिकल करो तो चेहरे पे जो है मास्क या रूमाल होना चाहिए, आँख में जो है चश्मा होना चाहिए आँखों पर, और हो सके तो बाल जो है टोपी पहनी हुई होनी चाहिए, और जूते होने चाहिए पैरों में, और हाथ में होनी चाहिए ग्लव्स यानी कि दस्ताने होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से बॉडी जो है अपनी कवर होनी चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। अब देखिए समझते हैं साथियों, लाल लिटमस पेपर बात कर रहे हैं यहाँ, रेड लिटमस की, और नीले लिटमस की, फेनोल्फथैलीन की एवं मैथिल ऑरेंज की। विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अपने प्रेक्षण की सारणी 2.1 में लिखिए, यानी जो भी हमने जो है ऑब्जर्वेशन किया उसका जो भी रिजल्ट निकल के आया है उसको हमें इस सारणी में लिखना है। ये वर्क आपको खुद करना है कि विलयन का नमूना क्या था, लाल लिटमस विलयन क्या रहा, नीला लिटमस विलयन का क्या हाल रहा, फिनोल्फथैलीन का रिजल्ट क्या निकल के आया, और मैथिल ऑरेंज का क्या। अब चर्चा करें इधर कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय होती है, माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें संघीय यानी सूचक यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय यानी कि ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करते हैं। अब सुनिए विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए ना आप अपनी नोटबुक में, कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या, सभी क्षार क्षारक तो होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि एग्जाम में आए या ना आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए
कि सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक तो होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो सभी क्षार नहीं होते। यानी प्रैक्टिकली समझें लाइफ से रिलेट करके इसे हम, कि सभी जो बाप होते हैं अपने बेटों सभी जो बेटे होते हैं अपने बाप जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो बाप होते हैं अपने बेटों जैसे जो है कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देख इधर एक्टिविटी 2.2 है, इस एक्टिविटी को भी जो है आप जो है समझेंगे, आसानी से आप जो है समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं इधर। देखिए ये एक्टिविटी है, आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंदी ओल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, आपको लिखना है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। देखिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये एग्जाम में नहीं आती, ये केवल आपके जो है एक्सपीरियंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, एक्टिविटी 2.3 के अकॉर्डिंग समझ सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं और एक यौगिक बनाते हैं, जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल की और धातु की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो लवण मिलेगा एक, और एक मिलेगी हाइड्रोजन गैस हमारे पास। यानी अम्ल का मतलब होता है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और धातु बोले तो मेटल। यानी एसिड एंड मेटल का जब हम रिएक्शन आपस में कराएंगे तो एक तो सॉल्ट निकलेगा यानी कि लवण, एक निकलेगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि अम्ल और धातु की जब भी हम क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने जिन अपक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? तो ये आपको 2.4 जो है रिएक्शन खुद करनी है। इस अपक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, AQ प्लस ZN जिंक है। ठीक है, एस में लिया है इधर, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इधर NaOH क्या एक एसिड है, ZN क्या एक मेटल है, धातु है, और Na2ZNO2 ये क्या निकला, सोडियम जिंकेट क्या है, ये लवण है। इधर H2 गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस निकली है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु इस अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, चर्चा करेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसको जो है आप जो है एक्टिविटी 2.5 के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 2.5 समझ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, टाइम है नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन चलेगी अपन की। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, देखिए ये इधर है CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये चूने का पानी है, आपका क्या है, चूने का पानी। इधर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ली है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चूने के पानी की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, श्वेत अवक्षेप निकलता है CaCO3, और इधर निकलती है H2O यानी कि जल। ध्यान रखेंगे, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है, यानी कि CaCO3 और तुम्हारी H2O की रिएक्शन कराएं अगर हम तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और इधर CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी जल में विलयशील जो है कण निकलेंगे। अब देखिए चूना पत्थर को अंग्रेजी में लिमस्टोन, खड़िया को चौक एवं संगमरमर को मार्बल कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन कराएं, क्या धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें से किसी एक की प्लस एसिड के साथ अगर कराएं तो लवण यानी कि सॉल्ट निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जल यानी कि H2O वाटर निकलता है अपना। अब देखिए अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑन द बेसिस यू कैन अंडरस्टैंड एक्टिविटी बाय द एक्टिविटी 2.6, यानी कि 2.6 के आधार पर समझ सकते हो आप कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। आइए समझते हैं कि
कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी अम्ल और क्षारक में लड़ाई होती है तो अम्ल क्षारक को ख़त्म कर देता है और क्षारक अम्ल को कर देता है। ये रिजल्ट निकल के आता है। अब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, H2O का मतलब जल। तो देखिए समझते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिलता है और H2O यानी कि जल मिलता है। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएं रिएक्शन तो हमें जो लवण प्राप्त होगा और प्राप्त होगा जल। ठीक है। अब देखिए अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को रिएक्शन को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए, संक्षिप्त में विवरण के लिए, मतलब कहने का जगह 2 या 3 नंबर में ये जो क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जो है अम्ल तथा दूसरी जो है आपका क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप याद रख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और H2O मिलता है, यानी NaOH AQ हो जाएगा प्लस HCl AQ प्लस, तो आपका NaCl और H2O निकलता है। ठीक है। अब क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल भी लिख सकते हो इसको आप, या फिर अम्ल प्लस क्षारक बराबर जल प्लस लवण भी इसको लिख सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस चेंजिंग। ठीक है। अब समझते हैं अम्लों के साथ जो धात्विक ऑक्साइडों की रिएक्शन होती है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2.7 यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो क्रियाकलाप 2.7 के आधार पर हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। अब देखिए आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित एवं रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया का इस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड इधर हो जाएगा और इधर आपका अम्ल, यानी धातु ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो लवण और जल ही मिलते हैं, सेम थिंग। यानी कि क्षारक की जगह पे एक्सचेंज होकर इधर धातु ऑक्साइड आ गया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण और जल ही मिलेगा हमें। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अब समझेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाओं के बारे में। तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच जो हुई अभिक्रिया देखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण होता था। चूँकि यह क्षारक एवं जल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि रिजल्ट ये निकल के आया। मेन चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी खट्टे होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक की बात नहीं कर रहे हम, अधात्विक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इधर कुछ प्रश्न है, जैसे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये जो है फाइंड आउट आपको सेल्फ करने खुद। ठीक है, स्वयं करना है ये वर्क आपको। अब देखिए सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो देखिए अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी प्रश्नों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिकों जो होते हैं यौगिक वो अम्लीय होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2.8 एक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इट्स। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए अब देखिए इस एक्टिविटी को आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, बुक की सहायता ले सकते हैं या फिर नोट्स की सहायता ले सकते हैं, PDF वगैरह की हमारी, या फिर वीडियो के रिगार्डिंग भी समझ सकते हो। तो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र में 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं अवयवों द्वारा होता है। ठीक है, अब अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl++ H++Cl- होता है। HNO3 में NO3- होता है। CH3COOH में CH3COOH- होता है। H2SO4 में SO4 जो है माइनस में होता है। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे स्पष्ट होता है और यह ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ जो है AQ उत्पन्न होता है तथा इसी प्रकार का जो है गुणधर्म अम्लीय होता है। यानी अम्ल के लिए H+ होना चाहिए, क्षार के लिए OH- होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए समझते हैं 2.2.1 के रिगार्डिंग। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है समझते हैं। यानी जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन कैसा विलयन होता है? वह विलयन जो कि जल का होता है, जल में होता है, या फिर मतलब समझ लीजिए कि कांच का कोई गिलास है, उसमें जल भर दीजिए, वो जलीय विलयन हो गया। अब उसमें हम जो है अम्ल या क्षारक का क्या होता है उसको समझते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 2.9 यू कैन अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो क्रियाकलाप 2.9 के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं आप। अब देखिए इस प्रकार इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम समझेंगे कि देखिए इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl + H2O की जब हम रिएक्शन कराएं तो H3O++Cl- जो है हमें जो है आउटपुट प्राप्त होता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ जो है मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव जो है H+ या हाइड्रोजनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। ठीक है, H+ H3O, तो ये निकलेगा H3O H2O की, मतलब H+ और H2O की रिएक्शन कराएं तो H3O निकलता है प्लस में। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि हम किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं H2O ले करके मेजरमेंट में, तो Na++OH- निकलेगा। KOH की रिएक्शन H2O के साथ कराएं तो K+OH- MgOH2, तो Mg2+ और 2OH- निकलेगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको ही क्षार कहते हैं। और सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। और क्षारक को रिप्रेजेंट करते हैं OH- से, और जो अम्ल को रिप्रेजेंट करते हैं आपका H+ से या H3O+ से। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है नोट कर लेते हैं। क्या आप वो जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संचारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। जैसा कि सारणी 2.1 में कौन कौन से क्षार हैं आप जो है ध्यान से समझ सकते हैं और समझ भी चुके हैं। देखिए ये सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल यानी H+ तथा सभी क्षारक OH- एक्वा उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल। ठीक है, यानी H+M OH यानी कि MX+HOH यानी H+AQ+OH- यानी कि H2OL। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। तो 2.10 को आप देखेंगे। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है।
जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप का कारण प्रयोग में जो है उपयोग किया जा रहा है, कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी डिब्बे तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी का चिन्ह 2.5 में प्रदर्शित था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को जो है तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक का तनुकरण होते हैं। ठीक है, प्रश्नों को आप बारीकी से समझेंगे। हम चर्चा करेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। क्या चर्चा करेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 27 पर चल रहे हैं अभी जो आपका चैप्टर नंबर जो ये 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा काफ़ी जो है समय लगेगा अभी, क्योंकि अभी हम पेज नंबर 27 पर चल रहे हैं। ठीक है, और ये NCERT से ही हम जो लेके चल रहे हैं, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, NCERT की बुक में। चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में, यानी कि पिछला अध्याय कौन सा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हमने H+ अथवा OH- आयनों की विलयनों की सांद्रता को कम करना तथा तनुकरण के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे pH स्केल के नाम से जाना जाता है। इस pH में P सूचक होता है पुशांस, जिसका फुल फॉर्म होता है पुशांस, अंग्रेजी में पोटेंज कहते हैं, जो कि एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। और इस pH स्केल के सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 क्षारीयता तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। यानी 0 से लेकर के 7 तक होता है आपका अम्लीय प्रकृति, और 7 पे होती है आपकी जो उदासीन प्रकृति, और जो है 7 से ऊपर जो होती है आपकी होती है क्षारीय प्रकृति। ठीक है, साढ़े 2.2 आपको खुद जो है कंप्लीट करनी है। इधर देखिए pH पैमाना दिया हुआ है, समझ सकते हैं बारीकी से आप। जठर रस दर्शाया गया है लगभग 1.2, नींबू का रस लगभग 2.2, शुद्ध जल का pH मान जो है 7 और रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14। ये याद करने लायक चीज़ें हैं, इनको जो है नोट डाउन करेंगे और आप लर्न भी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जो है बेफिक्र होकर, बिंदास होकर जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम यानी कि H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो आइए 2.3.1 दैनिक जीवन में pH के महत्व को समझते हैं। ठीक है, तो मेरी खुद की जो मैंने फुल फॉर्म बनाई है pH की, वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? इस चीज़ को हम जो है समझेंगे। ठीक है, क्या पौधे मतलब कोई भी पौधा हो सकता है, किसी भी प्रकार का पौधा, कांटेदार या बिना कांटेदार, फलदार या फूलदार,
या बिना फूलदार, ठीक है। और पशु पीएच के जो संवेदनशील होते हैं नहीं होते। अभी हम बात करें पौधों के और पशुओं के बारे में, मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही काफ़ी है।